हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रविंद्रस क्लासेस। आप सभी का रविंद्रस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। देखो बेटे, इससे पिछले दो हमने जो वीडियोस हैं वो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बनाए थे और वो हम उसमें रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम उसका रे ऑप्टिक्स का जो अगला हमारा आर्टिकल है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपने ये 10th में पढ़ा होगा कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, लेकिन इसके बारे में फिर हम एक बार आपको अच्छे से समझाना चाहेंगे। देखिए, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में फर्क क्या होता है। जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक इंटरफेस पर पड़ती है तो अगर लाइट उसी मीडियम में क्या हो रही है, अपने पाथ से डेविएट हो रही है, पाथ को चेंज कर रही है, तो वो रिफ्लेक्शन है। अगर दूसरे मीडियम में जाने पर अपना पाथ चेंज कर रही है तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बेसिक डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्शन के लिए क्या हो गया आपका, ये आपके दो मीडियम हो गए, मीडियम वन और मीडियम टू। इसको मीडियम वन लिख लीजिए, ठीक है ना बेटा। ये इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया है ना, तो यहां पर क्या डाल लेंगे हम, ये हो गया आपका मीडियम वन, डाल लीजिए इसको। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका मीडियम वन और ये हो गया आपका मीडियम टू। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए कितना है, म्यू वन है। कितना है इसका, म्यू वन। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए आपका म्यू टू। ठीक है, अभी हम आपको लॉज बताने वाले हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना क्या होते हैं। देखिए बेटे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या आएगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जनरली आपको जो है ना दो ही लॉज पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे। देखिए, पहला लॉ, पहले लॉ में आपको क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पर लाइट क्या कर रही है, गिर रही है ना, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये पहला लॉ है आपका। ठीक है, और इसको जो है ना हम अब नहीं लिखेंगे, ये कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब दूसरे लॉ की बात आती है। दूसरे लॉ में क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है, जैसे इसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लिया, म्यू वन, तो आपको यहां समझना है। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। ये आपका कांस्टेंट रहता है जितने भी मीडियम हो आपके। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। यानी प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन फॉर ए मीडियम इज कांस्टेंट। ठीक है, अब हम इन दोनों को लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये कांस्टेंट है, इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विच इज स्नेल्स लॉ। क्या है आपका ये, स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट होना चाहिए। और इसको म्यू टू अपॉन म्यू वन को मैं पिछली क्लास में बता ही चुका हूं। इसको क्या लिख लेते हैं, वन म्यू टू लिख लेते हैं। वन म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये मैंने अलग से आपको लिख दिया है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू वन, ये म्यू टू अपॉन म्यू वन हो गया। क्लियर है, स्नेल्स लॉ। थर्ड जो है इसका लॉ जिसे हम आपको बताना चाहेंगे वो होता है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। तो आपका थर्ड है, व्हेन लाइट goes from one medium to other, frequency does not change। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ये मैं पीछे आपको डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। पहला लॉ हमने आपको बोल दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। सेकंड लॉ समझा दिया। थर्ड लॉ ये होता है आपका, ये रिफ्रैक्शन का लॉ है। आपको समझ में आ गए होंगे। देखो, एक बहुत कॉमन सी बात होती है
सब लोग जानते हैं हम कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। अब रेयर और टू डेंसर क्या होता है, रेयर और डेंसर में क्या फर्क होता है? देखिए बेटा, रेयर मीडियम जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, यानी वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। समझ में आ गया ना? क्लियर है आपको? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन आपका ऑप्टिकली डेंसर का मतलब कभी भी जो है ना आप मास डेंसिटी से ना लगा लें। मास डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम या एयर में होती है उससे। तो मीडियम उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर से उसमें कम होती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्लियर है? ये इसके बारे में हम पीछे आपको डिस्कस कर चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो ये क्या करती है? रेयरर टू डेंसर, तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपको कैसे समझ में आना चाहिए? ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसको जो है ना हम यहां पर समझाने की कोशिश करेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, इसको मैं इधर डिस्कस करूंगा, पहले उसको समझ लीजिए कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर तो क्या करती है? इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखिए हमने आपको अब बताया था कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? म्यू टू अपॉन म्यू वन होता है। और म्यू टू को क्या म्यू टू को क्या लिख लिया आपने? म्यू टू को मान लिया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। म्यू टू क्या है आपका? म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जब एंगल्स आपके क्या होंगे? स्मॉल होंगे, तो फॉर स्मॉल एंगल्स क्या होता है आपका? फॉर स्मॉल एंगल्स, ठीक है बेटे, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन आई की वैल्यू नियरली इक्वल टू आई एंड साइन आर नियरली इक्वल टू आर। तो यहां से क्या हो गया? यानी ये आई अपॉन आर क्या हो गया बेटा? अब ये देखिए म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या हो गया आपका? ग्रेटर देन वन। तो साइन आई अपॉन आर की जगह पर आई अपॉन आर इज ग्रेटर देन वन हो गया ना? क्यों? क्योंकि यहां पर म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या है? ग्रेटर देन वन है। तो दिस इंप्लाइज आई इज ग्रेटर देन आर और आर इज लेस देन आई। जब आई आपका जो है ना क्या हो गया? बड़ा है और आर छोटा है, तो क्या करेंगे आप? देखिए बैकमैन, आर छोटा है तो कम होने के लिए, क्योंकि एंगल सारे नॉर्मल के साथ है तो ये कम हो गया ना। इसलिए क्या है कि जब लाइट आपका रेयरर टू डेंसर जाती है तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर आपका इसका उल्टा हो जाएगा, जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। उस केस में क्या होगा आपका? आर इज ग्रेटर देन आई हो जाएगा, क्योंकि ये चीज लेस देन हो जाएगी ना, लेस देन वन हो जाएगी। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बहुत जरूरी था। अब एक आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना चाहिए। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? इस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम समझ सकते हैं कि जब कोई भी आपकी जो है ना एक रे है, आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस, अगर इसको हम क्या कराते हैं? बैक कराते हैं, तो इट क्या करती है? रिट्रेसेस इट्स पाथ एंटायरली। इफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस क्या करती है? अलाउड टू बैक, तो इट एंटायरली रिट्रेसेस इट्स पाथ, ये अपनी एंटायरली अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की देन क्या है हमारी? सीधी सी बात है, वो मान लीजिए क्या है आपके पास, जैसे एक ग्लास लिया है मैंने, तो आपका ए म्यू जी है, तो ए म्यू जी किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा ए म्यू जी म्यू वन अपॉन जी म्यू के बराबर हो जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से आता है आपका कि ए म्यू जी किसके बराबर है? वन अपॉन जी म्यू के। क्यों? इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, वन आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और आना भी चाहिए। यहां से देखिए, ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई, यहां पर रिफ्रेक्ट हुई, साइन आई अपॉन साइन आई वन अपॉन साइन आर वन निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहां पर दिया हुआ है
म्यू ए यानी एयर है, ये म्यू जी ग्लास है आपका। तो देख लीजिए, करना चाहो तो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आपका साइन आई वन अपॉन साइन आर वन कितना हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, म्यू जी अपॉन म्यू ए, हो गई ना। इसको नंबर 1 लिख दीजिए। और अब इस वाले पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर आई टू हो गया ना, साइन आई टू अपॉन साइन आर टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा म्यू ए अपॉन म्यू जी, क्योंकि इधर भी एयर मीडियम है आपका, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं आपको, तो इसलिए सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये म्यू ए अपॉन म्यू जी हो गया। ठीक है, इसको नंबर 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां से जरा एक बात और देख लीजिए कि एंगल R1 है और ये एंगल R2 है। तो क्या होगा ये एंगल, इसको पहले हम 1 इंटू 2 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, 1 इंटू 2। तो 1 इंटू 2 पे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका साइन आई वन अपॉन साइन R1 इंटू साइन आई टू अपॉन साइन R2। और इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ ही जाएगा। कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखना है, या इनका, इसको हम एक अलग से समझा देंगे आपको। जब ये 1 हो जाएगा तो आपकी क्लियर हो जाएगी कि साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन आई टू अपॉन साइन R2। देखिए यहां पर, देखिए क्या है, कैसे 1 हो गए आपका, कैसे 1 हो गए। देखिए I1 की वैल्यू, ये I1 है, ठीक है ना, किसके बराबर होगी वैल्यू, I1 की वैल्यू R2 के बराबर है। और यहां पर ये किसकी वैल्यू है, ये देखिए R1 I2 के बराबर है। जब R1 I2 के बराबर है और क्या है I1 R2 के बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो ये 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 1 और 2 से। जब ये 1 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा व्हाट इज दिस, ये क्या है आपका, ये जी म्यू ए है इंटू ये क्या ए म्यू जी। तो ए म्यू जी और जी म्यू ए 1 हो गया कि नहीं हो गया, ये आपका समझ में आ गया ना। यहां पर इसको ये अच्छे से समझ लेंगे कि I1 की वैल्यू किसके बराबर है, I1 इज इक्वल टू R2, और यहां से क्या है आपका R1 इज इक्वल टू I2। भाई तभी तो होगा कि नहीं होगा ये 1, बस क्लियर हो गया। ये हो गया तो ये आपका क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज, यहां से क्या आ गया, ये देखो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जी म्यू ए इंटू ए म्यू जी, ये 1 के बराबर हो गया ना। तो आपका आ ही गया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। तो ए म्यू जी की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन जी म्यू ए। क्लियर है, ये बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ मुझे नहीं लग रहा कि कहीं कोई कंफ्यूजन जैसी चीज होगी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी मैंने आपको करा दिया। ठीक है बेटे, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप बता दो मुझको, मैंने जो है ना, आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन जी म्यू ए हो जाएगा, ये जी म्यू ए। ठीक है बेटे, ये चलो हम ऐसे इसको बंद कर देते हैं। क्लियर हो गया ना, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मैंने इधर डिस्कस कर दिया। ये देखिए, ये इसको मार्क कर दिया मैंने ग्रीन से, सारा ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। क्लियर हो गया, अब हम आगे चलते हैं। देखिए एक रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन रियल एंड एपरेंट डेप्थ ऑफ ए टैंक। क्या होता है कि जो वाटर टैंक होता है ना, इट अपीयर्स टू बी सैलोअर। सैलोअर का मतलब क्या होता है, जो इसकी एक्चुअल जो है ना गहराई होती है ना, उससे ये कम गहराई पे नजर आता है। ये रिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से। देखिए अब इसको समझ लीजिए कि यहां पर जो है ना, हमने क्या लिख दिया, ये वाटर है मान लीजिए आपका, और ऊपर क्या है आपकी, ये एयर है। ठीक है, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लिया हमने, μ1, या म्यू ए ले लीजिए, μ1 लिख लीजिए, मैं μ2 ये लिख लीजिए, या इसको म्यू आप लिखेंगे म्यू ए और इसको μw लिख लीजिए, जो आपका मन करे सो लिख लीजिए। मेरा मतलब समझाने का है सिर्फ यहाँ पर।
तो ये वाटर क्या है, ऑब्वियस सी बात है डेंसरी मीडियम होगा इसके मुकाबले। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर ये एक्चुअल डेप्थ है, तो हमने एक पॉइंट को यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट। अब उससे एक जो है ना क्या गई, रे ऑफ लाइट गई, ये वाली ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट गई, ये वाली जो आपकी ये लाइट जा रही है आपकी, ठीक है ना, ये वाली गई, इस पॉइंट तक गई, ठीक है। अब यहां पर जाने के बाद क्या हो जाएगी, ये ऑब्वियस सी बात है कि कहां से जा रही है, डेंसर से रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये ऐसे आपकी चली गई। नॉर्मल तो आपको नजर आ ही रहा है ना, कहां से चली गई है, ये बिल्कुल ऐसे चली गई आपकी सीधी, ठीक है। ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, आप समझ ही चुके होंगे, बनी हुई है। दूसरी रे ऑफ लाइट हम ऐसे ये निकालना चाहते हैं, ये गई सीधी नॉर्मली ऐसे, तो ये बिल्कुल अगर ऐसे जाएगी नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, तो आपको पता है सीधे सीधे जाना है उसको, ये चली जाएगी सीधे, ये गई, ये आ गई, ये वाली लाइट हो गई, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हमारा ये एंगल क्या बन गया, आपका आई बन गया, ठीक है। अब ये आई बन गया तो ये भी एंगल आई हो जाएगा, ये वाला। अब ये एंगल आर है हमारा, तो ये एंगल भी आर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपको अच्छे से समझना चाहिए। ये एंगल्स क्या हो गए आपके, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए, आर और आर, तो ये बराबर हो गए कि नहीं हो गए। अब देखिए, इस रे को पीछे बढ़ाएंगे हम, तो ये दोनों जहां पर कट करेंगी वही इमेज बनेगी ना, तो ये इमेज बन गई इसकी, ये इमेज है। तो एक्चुअली क्या थी, उसकी गहराई तो ओ ए के बराबर थी, अब नजर कितनी आ रही है हमें, आई ए के बराबर। तो आई ए क्या हो गई, उसकी अपरेंट डेप्थ, और ओ ए क्या हो गई, उसकी रियल डेप्थ। ये समझना है आपको बस। अब आप लगा दीजिए, क्या क्या करेंगे हम यहां पर, यहां से इस ट्राइंगल से इन ट्राइंगल कौन सा निकालेंगे आप, ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है बेटे। ये आपका ट्राइंगल बनाया हमने, तो इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ओ ए बी साइन आई की वैल्यू निकालिए, साइन आई कितना हो जाएगा बेटा, ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी हो गया ना, इसको नंबर 1 लिख लीजिए। अगेन फ्रॉम ट्राइंगल, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल लेंगे आप, आई ए बी ले लीजिए। आई ए बी से क्या निकालेंगे आप, साइन आर निकालेंगे। तो साइन आर कितना हो जाएगा बेटा, साइन आर हो जाएगा ए बी अपॉन आई बी, ठीक है, इसको नंबर 2 लिख लिया। अब देखिए, साइन आई अपॉन साइन आर कर दीजिए, 1/2 करिए, कितना आ जाएगा बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर, तो कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी, और ये हो जाएगा आई बी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो इनफैक्ट कितना आ गया, ये आई बी अपॉन ओ बी आ गया। अब देखिए क्या होगा कि ये पॉइंट जो है ना, क्या होगा, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, जब आई और आर स्मॉल होते हैं तो पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू पॉइंट ए। जब पॉइंट बी ए के क्लोज होगा तो बी की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, ए को। अब इसको यहां पर यहां से डिस्कस कर देते हैं, एस एंगल आई एंड आर आर स्मॉल, देयरफॉर पॉइंट बी इज क्लोज टू पॉइंट ए। पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी ए के काफी क्लोज है। जब इसके क्लोज है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो रिप्लेसिंग बी बाई ए, रिप्लेसिंग बी बाई ए, इसको नंबर 1 मान लीजिए, इन 1 व्हाट वी हैव, ठीक है बेटे। साइन आई अपॉन साइन आर कितना हो जाएगा, आई बी की जगह पे आई ए अपॉन ओ ए, हो गया कि नहीं हो गया। अब ये यहां पर तो पता ही है आपका, ओ ए क्या है आपकी रियल डेप्थ, आई ए क्या है आपकी अपरेंट डेप्थ, और साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पर कर देते हैं। मैंने वहीं इसलिए सब कुछ कर दिया है कि आपको कम जगह में लिखना भी आना चाहिए। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, स्नेल्स लॉ से कितना होता है, साइन आई अपॉन साइन आर μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, उल्टा लिखना होगा शायद, हाँ साइन आई अपॉन साइन आर इसी में है ना आपका, तो कितना हो जाएगा,
हमने आपको बताया था कि म्यू टू इंटू साइन आई, ये सब चीजें बताई है, इज इक्वल टू म्यू वन इंटू साइन आर। तो आप बेसिक चीज को ना भूलें, बेसिक को नहीं भूलेंगे तो तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो फिर आपको तकलीफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको बेसिक को ना भूलें। कितना हो जाएगा, अब ये देखिए, ये हो जाएगा साइन आई अपॉन, तो ये हो जाएगा बेटा म्यू वन अपॉन म्यू टू। अब इसको क्या लिख लेंगे हम, वन अपॉन म्यू लिख लेंगे, क्यों, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मैंने यहाँ यूज कर दिया, वन अपॉन म्यू लिख लिया। यानी रिफ्रैक्टिव एक्चुअली ये है क्या, वन वन म्यू टू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू वन हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतना होता है, यहां पर आप ये लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, कोई गड़बड़ ना हो। ये है, क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। अब स्नेल्स लॉ से क्या हो गया आपका, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, समझ में आ रहा है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूं, दोबारा से लिख देता हूं आपको, ठीक है ना। यहां पर लिख लीजिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ, आप जानते हैं ये हो गया। और आपको पीछे क्या था, साइन आई अपन साइन आर की वैल्यू क्या थी, इसको नंबर टू लिख लीजिए, और पीछे वाले को लिख लेते हैं, इसको नंबर टू लिख दीजिए, उस अगले वाले को नंबर थ्री डाल देते हैं, ठीक है ना, इसको नंबर थ्री डाल देते हैं। इज दैट क्लियर। नाउ फ्रॉम टू एंड थ्री, नाउ फ्रॉम टू एंड थ्री कितना आ जाएगा आपका, अब आपका टू एंड थ्री में क्या था बेटा, आई ए अपॉन ओ ए इज इक्वल टू वन अपॉन, खाली म्यू लिख लीजिए इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, पता लग गया ना आपको, वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर है यहाँ पर, और ये क्या है आपकी, ये है एपरेंट डेप्थ, और ये क्या है, रियल डेप्थ। बस हो गया काम। और दिस इंप्लाइज एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू क्या हो गया, वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ना। तो और इसको क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी वन म्यू टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। मैंने इसको एपरेंट को ऐसे लिख दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियर है ना। अब देखिए, यहां से आप कुछ भी कर लीजिए, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू क्या है, वन म्यू टू, इट इज ग्रेटर देन वन आएगा। तो जब ग्रेटर देन वन आएगा तो एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी, रियल डेप्थ से कब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, एस वन म्यू टू इज ग्रेटर देन वन। तो आपका क्या आएगा, ये आपको सब कुछ मैं यही लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज एपरेंट डेप्थ जो है ना, एपरेंट डेप्थ है ये, इट इज लेस देन रियल डेप्थ। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए जो है ना, वाटर टैंक हमेशा सैलोअर नजर आता है, यानी वो एक्चुअल जितना डीप होता है उससे कम नजर आता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस बनेंगे, उनको हम अच्छे से आपको डिस्कस कराएंगे। तो देखिए, रिफ्रैक्शन के बड़े सारे इफेक्ट हैं, एक इफेक्ट ये हो गया, और भी हैं कि रिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से हमारा जो है ना, सनराइज एंड सनसेट के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि जो है ना, डे की क्या है लेंथ, वो लगभग ऑलमोस्ट 4 मिनट्स, इट अपियर्स टू बी लॉन्गर। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे बाद में, जब आपके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है जिस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वो है आपका TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और वो आपको अच्छे से जो है ना करना चाहिए, उस पर हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपका, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है अब, TIR। TIR का मतलब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है इसका मतलब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने इसलिए लिख दिया है कि हम रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, तो आप समझने लगे कि क्या बता दिया है, टोटल इंटरनल, ठीक है ना, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये TIR है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में जरा जानने से पहले कुछ समझ लेते हैं चीजों को, क्या क्या समझना है आपको वो देखिए। देखिए बेटा, ये हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ये है, मान लीजिए हमारे पास, देखिए ये एक इंटरफेस है, दो मीडियास को अलग कर रहा है। ये आपका क्या है,
ये है मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लिया आपने, μ1। ये है मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया 2। ये कैसा है आपका, ये रेयरर है और ये डेंसर है। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए यहां से जो है ना हम इस पर कुछ समझाने की कोशिश करेंगे आपको, और वो आपको समझना है। कैसे समझना है, जरा इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं ताकि आपको ये क्लियर होने लगे। मुझे 2-3 फिगरें बनानी पड़ेंगी अलग अलग सी। ये यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने बना दिया है लंबा सा। ये आपका रेयर ले लिया है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। देखिए यहाँ पर आपके क्या है, हमने एक नॉर्मल खींचा। ठीक है बेटा, ये जनरली समझने की कोशिश करो। हमने यहाँ से एक रे जो है ना गिराई है ऐसे, ये गई और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है ना, ये एंगल आपका आई है, ये एंगल आर है। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले केस में क्या होता है कि हमने यहाँ पर, ये हमारा नॉर्मल है, आप समझ गए होंगे। तो हमने इसको थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया और ये ऐसे ले गए, और ऐसे जाने के बाद ये ऐसे चली गई आपकी, यानी ये एंगल आर जो है ना कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो अब एंगल यहाँ पर जो आई आ रहा था उस एंगल को हमने सी यानी क्रिटिकल एंगल से बोलने लग जाएंगे। अब हम थर्ड में अगर मान लीजिए इसी पर डिस्कस करना चाहेंगे तो क्या आएगा हमारा, जरा उसको भी समझ लीजिए आप। क्या होगा कि यहाँ पर एक जो है ना, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर हमने रे ऑफ लाइट को ऐसे गिराया, यानी ये आ गई। ठीक है, अब क्या होगा इसमें कि ये अब जो है ना रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्या करेगी आपकी, वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये गई ऐसे और ये फिर ऐसे आ गई आपकी। ठीक है ना, ये इज दैट क्लियर। बस ये एंगल आई और ये एंगल आपका आर। अब क्या हो गया, यहां पर आई की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन सी हो गई। क्या हो गया, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन सी ले लिया आपने। ठीक है ना, बस ये तीन ही केस समझाने थे मुझे, और ये मैंने फिगर आपको जानबूझ करके अपने आप बना करके दिखाई है ताकि आपको समझ पाए, दिक्कत ना हो किसी भी तरीके की। ठीक है बेटे, समझ गए होंगे। ये भी हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसी भी है मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ी कोशिश करते हैं भाई इसको करने की। ठीक है, ये हमने ऐसे जो है ना रे ऑफ लाइट गई है। ठीक है, क्लियर है, अब तो समझ में आ गया होगा। तीन केस हमने डिस्कस कर दिए। देखिए जब आई की वैल्यू क्या है, सी से कम है तो रे रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, आई इज इक्वल टू सी हो गई तो क्या हो गई, यहाँ पर रे जो है ना आपका बिल्कुल इंटरफेस के पैरेलल चली गई है, आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। ये मैंने सब कुछ लिख दिया, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और जैसे हमने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या करी आपकी, बढ़ाई हमने, तो ये रे फिर इस तरीके से ये आपकी गई और ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, यानी उसी मीडियम में आ गई, डेंसर मीडियम। तो टीआईआर के लिए क्या जो है ना, टीआईआर कब होगा, टोटल इंटरनल, ये तो पहली बात समझ में आ गई डेंसर मीडियम के लिए। तो इसके कुछ कंडीशन है वो समझ लीजिए। क्या कंडीशन टीआईआर के लिए, इसकी जो कंडीशंस हैं वो जो इसेंशियल कंडीशंस हैं वो लिखेंगे हम कि टीआईआर के लिए इसेंशियल कंडीशंस क्या है। नहीं तो टीआईआर पढ़ लिया कुछ समझ में ही नहीं आया, तो इसेंशियल कंडीशन समझ लीजिए क्या है। पहली कंडीशन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इन डेंसर मीडियम। एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंस कहां पर होना चाहिए आपका, डेंसर मीडियम में होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इन डेंसर मीडियम, यानी रे आपकी डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए। रे मस्ट गो फ्रॉम, दैट इज लाइट रे कहां से जानी चाहिए, मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आगे कंडीशन क्या आएगी, दूसरी कंडीशन है
दूसरी कंडीशन जो बहुत आपकी एसेंशियल है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कहां पर, डेंसर मीडियम में, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, दैट इज आई मस्ट बी ग्रेटर देन सी। अब हम क्रिटिकल एंगल को डिस्कस करेंगे, सारी कहानी यहां पर चलेगी अब आपकी। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, देखिए, नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ये हम अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और फिर इसको डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आपको इसको देख लीजिए कहां कहानी जाकर के रुकेगी। फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या होता है आपका, देखिए बेटा, साइन आई इंटू म्यू टू इज इक्वल टू साइन आर इंटू म्यू वन। अब मैंने स्टेट जो बिल्कुल लॉ बताया था वैसे ही चल रहा हूं मैं, आपको अब झंझट ही नहीं है आपका, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब क्या करेंगे आप कि फॉर आई इज इक्वल टू सी, आई इज इक्वल टू सी के लिए क्या होगा, आर इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब यहां से कर लीजिए, नाउ फ्रॉम वन, नाउ फ्रॉम वन क्या आ जाएगा आपका, साइन आई अपॉन साइन आर, कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन म्यू टू। अब इसको नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, और साइन आई की जगह पे कितना आ जाएगा, साइन सी अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, म्यू वन अपॉन म्यू टू। और इसको कितना लिखेंगे आप, वन अपॉन वन म्यू टू लिखते हैं। इसको जनरली मैं वन अपॉन म्यू लिख लेता हूं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू क्या है, म्यू। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, किसका बेटा, डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर। क्लियर है, ये हो गया बस। यहां से कर देंगे ये कहानी, और साइन सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, वन अपॉन म्यू, और सी की वैल्यू साइन इनवर्स वन अपॉन म्यू। क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको और अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। यानी आपको क्रिटिकल एंगल आपको पता लग जाएगा। आपके पास एक क्या है, इंटरफेस है जो दो मीडिया को सेपरेट कर रही है, और उनके लिए आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है, तो वो साइन इनवर्स वन अपॉन म्यू, म्यू क्या है मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पर, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि म्यू है क्या, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम है। किसका मीडियम है, डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को सी से बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, टी आई आर हो जाएगा। टी आई आर के बहुत अच्छे जो है ना आपके एप्लीकेशन है, उनमें से कोई न कोई एक पूछा ही जाता है आपका, हमेशा ही पूछा जाता है, बोर्ड में भी और एंट्रेंस में भी। देखो बेटा, अब हम जो है ना एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया जाए। तो कैसे पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि मान लीजिए क्या है, आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वेश्चन ये होगा कि मान लीजिए आपके पास दो मीडियम है, एक ग्लास है और एक क्या है आपका, वाटर है। ये यहां पर आपका ग्लास है और ये है आपका वाटर। क्वेश्चन पूछेगा वो, देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 4/3 होता है, और ग्लास का जो होता है वो बेटा 3/2 होता है। ग्लास में भी दो होते हैं, फ्लिंट और क्राउन ग्लास। तो ये हमने जो है ना यहाँ पर क्राउन ग्लास का जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है, ये म्यू टू मान लीजिए इसको, और ये म्यू वन है, ठीक है ना। म्यू वन ये है और म्यू टू की वैल्यू ये आपको दी हुई है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू टू है, दिस इज म्यू टू, ठीक है। वो ये कहना ये चाहता है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की कितनी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए ताकि जो रे ऑफ लाइट है वो वाटर में इमर्ज आउट नहीं कर, और डाली कहां पे जाए, आपकी ग्लास के अंदर। तो ग्लास में जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो वाटर से इमर्ज आउट ना कर पाए,
तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसका मतलब क्या चाह रहा है, वो चाह ये रहा है कि आपका यहां पर जो है ना वो क्या कह रहा है कि ये आपको, ये देखिए मान लीजिए ये आपका नॉर्मल मैंने ऐसे खींच दिया, ये एक रे ऑफ लाइट यहां पर गई और ये वाटर से, ये वाटर है आपका, यहां इमर्जेस आउट नहीं कर पाए, मिनिमम एंगल पूछ रहा है, तो ये इसका मतलब है कि ये ऐसे जाएगी इंटरफेस के ऊपर, ऐसे जाएगी। ये मैंने नॉर्मल बना दिया, ठीक है ना, आपको समझ लीजिए ये नॉर्मल खींच दिया, नॉर्मल टू द इंटरफेस है, ठीक है ना बेटा। ये डॉटेड सा होना चाहिए पर मैंने समझाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ये आर 90 डिग्री हो गया। आर 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, क्या पूछ लिया आपसे, क्रिटिकल एंगल पूछ लिया भाई। ये आई इज इक्वल टू सी पर ही तो होता है ये सब। अब बस इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके पूछ लिया तो क्या करना है आपको, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम ही है, क्या होता है, वी नो दैट साइन सी इज इक्वल टू 1/म्यू, और 1/म्यू का मतलब मैंने पहले ही बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। तो ये यहाँ आपका क्या है, डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयरर हो जाएगा, ये है ही सब लिख दिया। वैसे भी यहां पर ये आ जाएगा तो ये 1/μ2 होना चाहिए, समझ में आ रहा ना। अब 1/μ2 यहां पर क्या हो जाएगा, देखो बेटा 1/μ2 का मतलब हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अब आप ये तो हमने आपको फॉर्मूला यूज ही करना है, यहां पर आपको ये इसको थोड़ा मार्क कर दीजिए। और एक चीज और समझ लीजिए कि अब आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिए हुए हैं वाटर और ग्लास के, तो कैसे निकाला जाएगा, तो W/μg निकालने का तरीका होता है W/μg, देखो जो यहां पर आता है ना उसको पहले लिखते हैं A/μg अपॉन A/μw। ये A/μ ये आपको दिया क्या है, ये μ1 और μ2 है, तो यहाँ पर आप चाहो तो ये वाटर का, ये मैंने लिख दिया, सब कुछ समझ में आना चाहिए। और यहां से आपको पता लग रहा है कि 1 वाटर है और 2 क्या है आपका ग्लास है। अब ठीक है, A/μg कितना है, यहाँ पर A/μg है आपका 3/2, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 3/2 अपॉन 4/3, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 9/8, ठीक है। अब तो यहां से कितना आ जाएगा, अब यहां से आप इसको ऐसे कर लेंगे तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/W/μg, इसको G/μw भी लिख सकते हैं, तो वो कितना हो जाएगा आपका 8/9 हो गया, ठीक है। अब और साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/9 को कैलकुलेट कर लीजिए। तो 8/9 कितना आ जाएगा, 9 जा 81, कम आएगा थोड़ा सा, तो जो भी वैल्यू आएगी इसको आप कैलकुलेट करके लिख लेंगे 8/9। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि साइन की वैल्यू 1 से एक्सीड नहीं कर सकती, तो ये यहाँ पर ठीक है। और जब हम इसको टेबल से देखेंगे तो C की जो वैल्यू है वो लगभग 62 पॉइंट समथिंग आएगी, मान लीजिए 3 4 है, आपको लिख दीजिए 3 लिख दीजिए, 62.3 डिग्री ये आपका आ गया। तो यानी इसका मतलब है कि जब हम यहाँ पर 62.3 डिग्री के आसपास अगर इसको डालेंगे डेंसर मीडियम में, तो ये वाटर से मर्ज आउट नहीं करेगी और इसी इंटरफेस की ये पैरेलल हो जाएगी, समझ में आ गया ना। ये क्रिटिकल एंगल को इस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है बेटे। देखो हमने आपको रिफ्लेक्शन कंप्लीट करा दिया पिछले लेक्चर में, अभी हमने रिफ्रैक्शन के बारे में TIR तक करा दिया है, इसके रिफ्रैक्शन की कुछ बेसिक्स चीजें बताई TIR, और एप्लीकेशन के बारे में बता दिया हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इसको आज की जो है ना लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं, और आगे जो है ना इसके क्या करेंगे, TIR के एप्लीकेशंस और फिर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में आपको अगले नेक्स्ट जो है ना लेक्चर में या वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और देखो बेटा मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, और जो पुराने लोग हैं वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें और उसको
शेयर भी करें, कमेंट भी करिए आप जो आपको लिखना है कि कोई आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी दिक्कतें होंगी उनको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।